8 अज़ियतनाक दिन गुजारने के बाद रहमत अली आज किसी न किसी तरह गिरते पड़ते पहुंचा था। उसे अपनी बीवी बच्चों की खातिर अपनी मुलाजमत ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ थी। उसे ये इल्म था कि इस दौर में किसी मुलाजमत का हसूल जुए शेर लाने से कम नहीं। उसकी छुट्टियां थीं और वह बर वक्त अपनी दरख्वास्त भी भेज चुका था। लेकिन सीट पर कमर टिकाते ही चपड़ासी ने बड़े साहब की तरफ से तलबी का नाखुशगवार हुक्म सुनाया। वो सहमा सहमा उठा और बड़े साहब के कमरे का दरवाज़ा खोलकर डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। बड़े साहब ने उसको सर तपा गौर से देखा, फिर खुश्क लहजे में पूछा, मैंने सुना है कि आप कत्ल की किसी वारदात के सिलसिले में 24 घंटों तक पुलिस के मेहमान खाने में भी रह चुके हैं, जहां हस्बे हैसियत आपकी अच्छी खासी तवाज़ो भी हो चुकी है। सर, वो बात दरअसल ये है कि पुलिस ने मुझे बेगुनाह पकड़ा था। उसने जल्दी से थूक निकलते हुए कहा, FIR में भी मेरा नाम नहीं है। हमें आपके सिलसिले में तफ्तीश करने से ज़्यादा अपनी कंपनी की साख ज़्यादा अजीज़ है, इसलिए आपको मुलाजमत से बरतरफ किया जाता है। बड़े साहब ने अपना फ़ैसला सादिर करते हुए नफ़रत से जवाब दिया, आपको पूरे महीने की तनख्वाह मिल जाएगी, जाकर कैशियर से हिसाब कर लीजिए। मैंने उसे हिदायत जारी कर दी हैं। सर, रहमत अली ने हाथ जोड़कर दरख्वास्त की, मैं एक बेटे और एक जवान बेटी का बाप हूँ। पिछले दिनों मेरी जेब भी कट हो चुकी है। अगर आपने मुलाजमत से निकाल दिया तो मैं भूखों मर जाऊँगा। मेरे मासूम और बेगुनाह बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आप मेरा और अपना दोनों का वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं अहकामात वापस लेने का आदी नहीं हूँ। बड़े साहब ने बड़ी रौनक से जवाब दिया, लेकिन सर वो गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। बड़े साहब ने गरज कर कहा, जाकर चोरी करो, कत्ल करो, डाके मारो, मैंने तुम्हारा या तुम्हारे बच्चों का पेट पालने का ठेका नहीं ले लिया। आउट। रहमत अली की निगाहों के सामने अंधेरा फैल गया। वो डगमगाते कदमों से बाहर निकला। उसके जहन में आंधियाँ चल रही थीं। वो सोच रहा था अब उसके बीवी बच्चों का क्या बनेगा। क्या वो बगैर जहेज़ इकट्ठा किए खाली हाथों से फरजाना को अपने घर से रुखसत करेगा? उसे कौन ब्याहेगा? क्या एक नाकर्दा जुर्म की पादाश में और पुलिस के ड्राइंग रूम ट्रीटमेंट ने उसके चेहरे और पेशानी पर जा बजा कातिल और डाकू की अनमिनत मोहरें लगा दी थी? रहमत अली को अपना वजूद घूमता नजर आया। ज़िंदगी में पहली बार उसे अपनी कम आएगी और गुर्बत का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ। बड़े साहब का गैर मुनसिफाना हुक्म सुनने के बाद उसे यूं लगा था जैसे ऐन रुखसती के वक़्त किसी दुश्मन ने उसकी बेटी के सर से दुपट्टा खींच लिया हो। फिर किसी ख्याल के तहत उसने बड़ी सख्ती से अपने होंठ दांतों तले भींच लिए और कदम उठाता ऑफिस से बाहर आ गया, जहाँ दुनिया के नए हंगामे उसके मुंतज़िर थे। आखिरी मरीज़ के उठने के बाद डॉक्टर नादिर के असिस्टेंट ने उसे एक बंद लिफाफा लाकर पकड़ा दिया, तो डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा और पूछा, ये क्या है? तकरीबन 1 घंटा पहले एक मरीज़ दे गया था जनाब, वो बहुत जल्दी में मालूम होता था। असिस्टेंट बोला, फौरी तौर पर आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन उसका नंबर आने में देर थी, चुनाचा वो ये लिफाफा देकर चला गया। डॉक्टर बड़ी हैरत और ताजुब से उस बंद लिफाफे को घूरता रहा। फिर उसने लिफाफा चाक किया। अंदर एक टाइप शुदा मजमून था, मिस्टर नादिर, हम तुमसे दो बदू बात करने आए थे, लेकिन तुम्हारे दोस्त SP रहमान साहब की मेहरबानी से वापस जा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी क्लिनिक पर सादा लिबास वालों को तैनात कर रखा है, लेकिन हमारे आदमी भी अंधे नहीं हैं। हम वापस जा रहे हैं, लेकिन एक बात जहन नशीन कर लो, हम तुम्हें 1 हफ्ते से ज़्यादा की मोहलत नहीं दे सकते। इसके बाद गजाला के साथ जो सलूक होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम्हारे और SP रहमान के ऊपर होगी। हमारी कॉल का इंतज़ार करना। ठीक 7:10 पर हम तुम्हें फ़ोन करेंगे। तुम्हारे खैर खा। डॉक्टर नादिर किसी चोट खाए हुए ज़ख्मी शेर की तरह तड़प कर रह गया। उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई। नज़रें घुमाकर उसने दीवार गिर घड़ी देखी। उस वक्त ठीक 6:50 हुए थे। खैरियत तो है सर? क्या किसी अहम मरीज़ का केस है? असिस्टेंट ने डॉक्टर की परेशानी को महसूस करते हुए कहा। हाँ, तुम जा सकते हो, लेकिन ठहरो, डॉक्टर उलझते हुए बोला। जिस शख्स ने तुम्हें लिफाफा दिया था, क्या तुम उसे शनाख्त कर सकते हो? सॉरी सर, मैंने उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता मेरा ख्याल है कि वो पहली बार आया था। पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। और ये लिफाफा क्या उसी के पास था या किसी और ने ला कर दिया था? खूब सोच कर जवाब देना। वो एक 18-20 साल का नौजवान था सर, जिसने 1-2 बार मरीज़ से आकर कोई बात की थी। बज़ाहिर ऐसा ही लगता था जैसे वो उसका कोई अजीज़ रहा हो, मुमकिन है उसका अपना बेटा हो। पहनावे और सूरत और शक्ल के एतबार से वो मरीज़ कैसा लगता था? डॉक्टर ने होंठ चबाते हुए पूछा। मैंने इस पर भी गौर नहीं किया जनाब।
उस वक़्त बाहर मरीज़ों की खासी भीड़ थी। कुछ नए मरीज़ अपॉइंटमेंट के लिए आए थे। इसी दौरान मुझे आपकी कॉलें भी अटेंड करनी पड़ रही थी। असिस्टेंट ने अपनी मसरूफ़ियत का जिक्र करते हुए कहा। लेकिन मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो शख्स सूट बूट में था और उसका ताल्लुक़ किसी आला तबके से ही लग रहा था। ठीक है, तुम बाहर मेरा वेट करो और फ़ोन मेरी तरफ डायरेक्ट कर दो। फिर असिस्टेंट के जाने के बाद डॉक्टर चंद लम्हे उस टाइप शुदा पैगाम को पढ़ता रहा। फिर उसने रिसीवर उठाकर एसपी रहमान के घर नंबर डायल किया। उसे मायूसी नहीं हुई, खुद फ़ोन रहमान साहब ने उठाया था। मैं नादर बोल रहा हूँ, डॉक्टर ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। क्या तुमने अपने कुछ सादा लिबास वालों को मेरे क्लिनिक पर तैनात कर रखा है? खैरियत, तुम कुछ परेशान मालूम होते हो, बात क्या है? आज उनका कोई आदमी मरीज़ बनकर आया था, लेकिन तुम्हारे आदमियों को देखकर वापस चला गया। तुम्हें इसकी खबर कैसे मिली? मुझे अभी एक टाइप शुदा लिफाफा मिला है जिसके अंदर से पैगाम भी टाइप शुदा बरामद हुआ है। डॉक्टर ने पैगाम पढ़ते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे महकमे का कोई आदमी भी ज़रूर उनके साथ शामिल है, वरना। डॉक्टर ने अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। उसने अगवा करने वालों की जानिब से आने वाली कॉल का जिक्र भी हज़फ कर दिया था। मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। मेरा ख्याल है अब तुम अपने तमाम काबिल भरोसा आदमियों को भी इस मामले से अलग कर दो। ये मेरी दरख्वास्त है रहमान। मैं गजाला की मौत नहीं, उसकी ज़िंदगी चाहता हूँ। वो मेरी इकलौती औलाद है। दौलत तो आनी जानी शय है। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन कानून का किसी जुर्म के इर्तिकाब से आँख बंद कर लेना भी, ये मेरा ज़ाती मामला है रहमान। डॉक्टर तिलमिला कर बोला, क्या तुम गजाला की मसख शुदा लाश कानून के सामने पेश करके कोई गोल्ड मेडल हासिल करना चाहते हो? ऑल राइट। दूसरी जानिब से कुछ तामल के बाद जवाब मिला, अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो फिर मैं गजाला की वापसी तक आंख बंद किए लेता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोलो बोलो। गजाला की बाजियाबी के बाद तुम पूरी तरह मुझसे ताउन करोगे? ठीक है। डॉक्टर ने दोबारा घड़ी की तरफ देखा, फिर जल्दी से राब्ता मुनक़ता कर दिया। इस वक्त 7:06 हुए थे। रहमान से सिलसिला मुनक़ता करके वो उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गौर व फिक्र के गहरे तासरात मौजूद थे। वो हर कीमत पर गजाला की जल्द से जल्द वापसी का ख्वाहिशमंद था। किसी ज़ख्मी शेर की मानिंद वो अपने कमरे में टहल रहा था और बार बार एक हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे हाथ की हथेली पर मार रहा था। फिर ठीक 7:10 पर फ़ोन की घंटी बजी और उसने लपक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, वो धड़कते दिल से बोला। डॉक्टर नादर स्पीकिंग। गुड, मुझे यकीन था कि तुमने फ़ोन की लाइन डायरेक्ट कर ली होगी। कौन हो तुम? वही जिसका लिफाफा पाने के बाद तुमने रहमान साहब को फ़ोन करके दरमियान में से हट जाने की दरख्वास्त की है। डॉक्टर चौंका। उसे हैरत थी कि उसके और रहमान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का दूसरी पार्टी को किस तरह इल्म होगा। परेशान मत हो डॉक्टर, हमने तुम्हारी कॉल टेप नहीं कराई। हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। क्या तुम इस बात की तरदीद कर सकते हो कि आज की दुनिया में साइंस ने किस कदर तरक्की कर ली है? मैं तुमसे साइंस की तरक्की की नहीं, सिर्फ गजाला की बात करना चाहता हूँ। अभी तक वो खैरियत से ही है। हम ज़ुबान के धनी लोग हैं, जो कहते हैं वो ही करते हैं। मैं तुम्हारी हर हिदायत पर अमल करने को तैयार हूँ। एसपी रहमान ने तुम्हारी दरख्वास्त पर क्या जवाब दिया है? दूसरी जानिब से लापरवाही से कहा गया, हम सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुन सकते थे, उसका जवाब हमारे इल्म में नहीं है। रहमान ने वादा किया है कि वो आइंदा अपने आदमियों को दूर ही रखेगा। इसी में गजाला की बेहतरी है। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने सर्द लहजे में कहा। वही आदमी संजीदगी से बोला, तुम मतलूबा रकम एक खूबसूरत गिफ्ट पार्सल की सूरत में अपने डिफेंस वाले क्लिनिक में कल तैयार रखना। हमारा कोई आदमी किसी भी वक्त तुमसे वो रकम वसूल कर लेगा और रकम की वसूली के 12 घंटे बाद गजाला तुम्हें वापस मिल जाएगी। लेकिन एक बार फिर जहन नशीन कर लो, हमारा आदमी फंस जाने की सूरत में एक पल में अपनी ज़िंदगी मौत के हवाले कर देगा। पुलिस के फरिश्ते भी उसकी ज़ुबान नहीं खुलवा सकेंगे। लेकिन इसके बाद तुम्हारी बेटी का क्या हशर होगा? तुम मेरी ज़ुबान पर एतबार करो, डॉक्टर ने तेज़ी से कहा। तुम्हारे आदमी को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो मुझ तक पहुँचेगा किस तरह? मेरा मतलब है कि हर मरीज़ अपने नंबर पर ही मुझ तक रसाई हासिल कर सकता है। हम एक बार इसका तजुर्बा कर चुके हैं। तुम इत्मीनान रखो, दूसरी बार मरीज़ अपने नंबर पर ही तुमसे मिलेगा। लेकिन मैं उसे शनाख्त किस तरह करूँगा? एक पासवर्ड याद रखो, हमारा शख्स तुमसे सिर्फ नीले लिफाफे के अल्फाज दोहराएगा और तुम वो गिफ्ट पैक बिला झिझक उसके हवाले कर दोगे। ठीक है, लेकिन क्या 12 घंटे कुछ ज़्यादा नहीं होते? तुम्हारी बेसब्री और बेचैनी दुरुस्त है डॉक्टर, लेकिन छेड़खानी की इब्तदा भी तुम्हारी जानिब से हुई है। ओके, जिस तरह तुम चाहोगे वैसे ही होगा। हम तुम्हारे एक और असूल से भी वाकिफ़ हैं। तुम एक वक्त में सिर्फ एक मरीज़ को देखना पसंद करते हो। इस वक्त डिफेंस वाले क्लिनिक में तुम्हारी हेल्पर रुबीना के अलावा कोई नहीं होता। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ।
तुम इत्मीनान रखो, इस बार हमारे दरमियान फेयर डील होगी। गुड। और हाँ, एक बात और, गिफ्ट पैक अगर किसी सफरी बैग में हो तो मुनासिब होगा। मुझे ये शर्त भी मंजूर है। ऑल राइट, अब तुम हमारे आदमी का इंतज़ार करो, वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसी वक्त भी तुमसे मिलने ज़रूर आएगा। वेट इज़ ऑल। दूसरी जानिब से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। डॉक्टर नादिर की नज़र अचानक उस लिफाफे पर पड़ी जिसमें पैगाम मौसूल हुआ था। उस लिफाफे का रंग भी नीला था। नीले रंग की होंडा स्विक इसके करीब पहुंचकर रुकी तो वो यूं चौंका जैसे किसी बड़े हादसे से दो चार होते हुए बाल बाल बचा हो। इस वक्त वो मुलाजमत चले जाने के गम से दो चार था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कर सकेगा। उसका जहन खाली खाली सा हो रहा था। इसी में उसकी निगाह नाजो पर पड़ी तो उसके होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट भी आ गई। आज इसने नाजो की इस हरकत पर नाक और भुएं चढ़ाने की जसारत नहीं की थी, इसलिए कि अब वो कमाल अहमद की बेटी थी। वही कमाल अहमद जिसने अगर उसे पुलिस के शिकंजे से आज़ाद न कराया होता शायद वो इस वक्त आईनी सलाखों के पीछे होता। मैं इधर से गुजर रही थी, आप पर निगाह पड़ी तो गाड़ी रोक ली। कहाँ जाएंगे आप? अगर घर जा रहे हैं तो वो मेरे रास्ते में है, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी। उसने दरोग गोई से काम लिया। उसे नामालूम तंजीम की जानिब से रहमत अली से दोस्ती इस्तवार करने का हुक्म मिला था और ये खबर कि रहमत अली को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है उसे सिर्फ आध घंटे पहले मोबाइल फ़ोन पर मिली थी, जिसके साथ ये मशवरा भी मिला था कि ऐसे मौके पर अगर वो रहमत अली से हमदर्दी से पेश आए तो वो बहुत जल्द ट्रैप हो सकता है। पैगाम में कहा गया था अगर गिरते हुए दरख्त को बरवकत संभाल लिया जाए तो वो अपनी जड़ें और ज़्यादा मजबूत कर लेता है। इसके साथ ही उसे रहमत अली के लिए एक नई और ज़्यादा बेहतर मुलाजमत के लिए भी हिदायत भी मिली थी। रहमत अली ने नाजो को एक नज़र गौर से देखा। आज उसके चेहरे पर खिलाफ तवक्का संजीदगी थी। आम हालात में वो नाजो की इस ऑफ़र को शायद रद्द कर देता, लेकिन उसकी हैसियत अब बदल चुकी थी। अब वो उसके मोहसिन की बेटी थी। आपको ज़हमत होगी, रहमत अली ने कहा। बस से घर जाना मेरे रोज़मर्रा के मामूल में दाखिल है। परेशान मत हों, मैं रोज़ रोज़ आपको छोड़ने की ज़िद भी नहीं करूँगी। रहमत अली ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर खुले दरवाजे से गुजर कर अगली सीट पर नाजो के बराबर बैठ गया। गाड़ी दोबारा हरकत में आ गई। नाजो के जिस्म और लिबास से फूटने वाली महक उसे एक नई दुनिया से रोशनास करा रही थी। चंद सानिये की खामोशी के बाद उसने नाजो से कहा, मैं आपके वालिद का शुक्रगुजार हूँ। अगर उन्होंने मेरी मदद न की होती, बेहतर है कि इसका जिक्र आप डैडी से करें जिन्होंने आपको याद किया है। मुझे याद किया? रहमत अली चौंका। जी हाँ, इस वक्त मैं डैडी ही के हुक्म पर आपको लेने आई थी। नाजो ने ख़ास अदा से उसकी सिमत देखा, फिर मायने खेज़ अंदाज में मुस्कुरा कर बोली, आप क्या समझ रहे थे? जी कुछ भी नहीं, वो गड़बड़ा कर बैठ गया। चलिए, इसी बहाने मुझे आपसे माजरत करने का मौका भी मिल गया। माजरत मुझसे? उसने हैरत से पूछा। किस बात की? रेस ड्राइविंग के ज़रिए आपको परेशान करने की। कोई नई बात नहीं है, रहमत अली ने होंठ काटते हुए कहा। मुझे इस किस्म के हादसों से अक्सर दो चार होना पड़ता है। आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं, कोई ख़ास बात? कुछ नहीं, यूं ही एक मसले के बारे में गौर कर रहा था। कोई ख़ास मसला? नाजो ने उसे मुस्कुराती नज़रों से देखा। कोई ऐसी बात जो आप मुझे नहीं बता सकते? जी नहीं, रहमत अली का लहजा तलख हो गया। हम गरीबों के पास सिवाय पेट के मसले के और किसी मसले की गुंजाइश नहीं होती। मैं समझी नहीं, आप तो खुदा के फजलो करम से बरसरे रोज़गार हैं। हूँ नहीं बल्कि था, रहमत अली ने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे आज मुलाजमत से जवाब मिल गया है। ओह, और आप इतनी सी बात से परेशान हो गए? आप जिसे इतनी सी बात समझ रही हैं वो हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। आप चाहें तो आपको इससे बेहतर मुलाजमत मिल सकती है। नाजो ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए कहा। फिर परस से एक विजिटिंग कार्ड निकाल कर रहमत अली की सिमत बढ़ाते हुए कहा, ये मेरी एक वाकफ़कार की फ़र्म है। आपने शायद IG बरलास साहब का नाम सुना होगा। ये उन्हीं की बेवा की फ़र्म है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। बेगम बरलास से मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी है। मुझे यकीन है कि अगर ये कार्ड मेरे हवाले से पेश किया जाएगा तो आपको पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर मुलाजमत मिल सकती है। 2 रोज़ पहले ही की बात है जब बेगम बरलास ने मुझे बताया था कि उन्हें अपने लिए काबिल एतमाद पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है। आप कल ही उनसे मिल लें, मैं फ़ोन पर उनसे बात कर लूँगी। मैं किस मुँह से आपका शुक्रिया अदा करूँ? वही ज़ुबान जो दोस्त दोस्त के लिए इस्तेमाल करता है। नाजो ने एक अदा से बाल झटक कर अपने बाल पुश्त की जानिब उछालते हुए रहमत अली की निगाहों में झांका। क्या आप मुझे दोस्ती के काबिल नहीं समझेंगे? आप शायद मजाक कर रही हैं, वरना कहाँ मैं और कहाँ आप? रहमत अली ने संभल कर जवाब दिया।
फिर गुफ्तगू का रुख जल्दी से बदलते हुए बोला, वकील साहब ने मुझे किस लिए याद किया था? होगी कोई ज़रूरी बात? नाजो ने लापरवाही से कहा। फिर गाड़ी एक साइड में करके रोक दी। गाड़ी रोक कर उसने पर्स खोला और उसमें से हज़ार के 5 नोट निकाल कर रहमत अली की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अगर मुझे दोस्ती के काबिल समझते हैं तो इसे किसी हेलो हुज्जत के रख लें। हाँ, ये वादा रहा कि जब आपको बेहतर मुलाजमत मिल जाएगी तो आप मुझे ये रकम वापस कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 1 साल बाद। जी वो रहमत अली अजीब तजब्जब की कैफियत से दो चार था। मुझे मालूम है कि पिछले कुछ अरसे से परेशानियों ने आपका घर देख लिया है। ऐसे मौक़ों पर दोस्त ही दोस्त के काम आता है। नाजो ने बड़े प्यार से कहा, रख लीजिए प्लीज़। लेकिन रहमत ने कुछ कहना चाहा। आपको मेरी कसम जो अब इनकार करें। नाजो ने खुद ही हाथ बढ़ाकर वो बड़े बड़े नोट बड़ी बेतकल्फ़ी से उसकी जेब में रख दिए। फिर गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल कर उसे दोबारा बीच सड़क पर ले आई। बात अगर किसी मर्द की होती तो रहमत अली ज़बरदस्ती वो रकम वापस कर देता, लेकिन उस वक़्त वो अजीब मुखमसे में गिरफ़्तार था। वो शादीशुदा था, अज़रा को जान से ज़्यादा अजीज़ रखता था, 2 बच्चों का बाप भी था, गरीब था। फिर वो नाजो जैसी हसीन व जमील और बड़े घराने की लड़की की तरफ दोस्ती का हाथ किस तरह बढ़ा सकता था? और अचानक नाजो को उसके अंदर क्या बात नज़र आ गई थी जो वो उसकी ज़ात से वाबस्तगी का मुजाहिरा कर रही थी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद उसे इस बात का एहसास भी हो रहा था कि दुनिया में शायद दौलत से ज़्यादा ताकत और किसी शय में नहीं है जिसके ज़रिए हर शय मुँह मांगी कीमत लगा कर ख़रीदी जा सकती है। वो इसी उधेड़बुन में मसरूफ़ था कि नाजो की मदम आवाज़ उसके कानों में गूंजी, बरलास कंपनी से रब्ता होने के बाद आप भी बहुत जल्द बड़े आदमी बन जाएंगे। उसके बाद शायद आप हमें पहचानने से भी इनकार कर दें। जी नहीं, इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपने मोहसिनों को कभी फरामोश नहीं करता। वॉट नॉनसेंस, नाजो ने और ही अंदाज में कहा, ये क्या तुमने मोहसिन की रट लगा रखी है? क्या हम एक दूसरे से महज अच्छे दोस्तों की हद तक बेतकल्फ़ी से बात नहीं कर सकते? एक बात पूछूं, अगर आप बुरा न माने। पूछो, नाजो ने बेतकल्फ़ी से कहा। आपने मुझे ये 5000 की रकम क्यों दी? मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी रकम तुम्हें एक अच्छा दोस्त बनाने की खातिर। नाउ स्टॉप इट। अब हमारे दरमियान मोहसिन और एहसान का कोई जिक्र नहीं होगा। रहमत अली कुछ जवाब न दे सका। नाजो इसके सिलसिले में अचानक इतनी मेहरबान हो जाएगी, उसने ये बात कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। अभी वो इन बातों पर गौर कर ही रहा था कि नाजो की कोठी आ गई। कमाल अहमद वकील लॉन पर ही बैठे थे, गालबन उसी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर इससे पेशतर कि वो गाड़ी से उतरकर उनके करीब जा सकता, कमाल अहमद खुद तेज़ तेज़ कदम उठाते उसके करीब आ गए। रहमत अली ने गाड़ी से उतरने में बड़ी उजलत का मुजाहरा किया था। मुझे तुम्हारा इंतज़ार था, कमाल अहमद ने बड़ी संजीदगी से उसे मुखातिब किया। मुझे तुमसे चंद एक बहुत ही ज़रूरी और अहम बातें करनी है।